नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजनसिद्धान्तप्रवेशिकेयं विरच्यते स्वल्पधियां हिताय। हम जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो पंडित गोपाल दास जी बरैया द्वारा रचित है उसका अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने अब तक कुल दो विषयों पर चर्चा की। एक विश्व किसे कहते हैं और द्रव्य किसे कहते हैं। इन दो परिभाषाओं के ऊपर हमने गत सत्रों में चर्चा की थी। तो कल हमने ये देखा था कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं, और आगे देखा था कि यह वस्तु जो होती है या द्रव्य जो होता है वह अनेकांतात्मक होता है, और अनेकांत के अगर थोड़ा आगे संधि करेंगे, संधि विच्छेद करके अर्थ निकालेंगे तो हमें दो परिभाषाएं और मिलती है कि गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं और परस्पर विरोधी धर्मयुगलों के समूह को द्रव्य कहते हैं। और हमने ये भी देखा था कि ये दो परिभाषाएं एक दूसरों की पूरक है, ना कि एक दूसरों की विरोध करती है। ठीक है। उसके बाद हमने इसके ऊपर भी ज़रा नज़र डाली थी कि द्रव्य की अलग अलग परिभाषाएं क्या है, जिनागम में और क्या क्या परिभाषाएं द्रव्य के बारे में आई है। तो तत्वार सूत्र का विशेष आधार लेकर हमने ये देखा था कि द्रव्य के दो अंश होते हैं, एक नित्य अंश और एक अनित्य अंश। तो नित्य अंश को ही क्या देखा था, तो क्या कहा था, द्रव्य। अनित्य अंश को कहा था उत्पाद व्यय। इससे हमने एक सूत्र पढ़ा था, उत्पाद व्यय द्रव्य युक्तम सद्द्रव्य लक्षणम। ये एक परिभाषा हो गई। आगे उसी का एक एक्सटेंशन है कि द्रव्य को ही गुण कहते हैं और उत्पाद व्यय को ही पर्याय कहते हैं। तो इस हिसाब से हम द्रव्य की एक परिभाषा बनती है गुण पर्यायवद द्रव्यम, मतलब जो गुण और पर्याय वाला हो उसे द्रव्य कहते हैं। और एक बात, ये जो आपने जस्ट परिभाषा देखी गुण पर्यायवद द्रव्यम, तो इससे हम द्रव्य के और दो शब्द पर्यायवाची देख सकते हैं, गुणी और पर्यायी। जो गुण का धारक हो वो गुणी, ऐसा द्रव्य, और जो पर्याय का धारक हो ऐसा द्रव्य वह पर्यायी। तो ये दोनों भी द्रव्य के नाम हम समझ सकते हैं। एक कुछ बातें कहनी रह गई थी कल, कि हमने जो नित्य अंश और अनित्य अंश देखे थे द्रव्य के, तो वे दो ही अंश क्यों देखे, मतलब वही धर्मयुगल को क्यों हमने मुख्य किया। तो इसका एक छोटा सा रीजन ऐसा है, देखिए, द्रव्य यह शब्द द्रु इस धातु से बनता है। क्या कहा, द्रव्य यह शब्द द्रु धातु से बनता है। द्रु मतलब होता है बहना, टू फ्लो। अब एक प्रश्न उपस्थित होता है, द्रव्य तो कभी बहते हुए दिखाई नहीं देता है, जैसे हमें नदी बहती हुई दिखाई देती है। तो दो प्रकार से बहना हो सकता है, एक क्षेत्र अपेक्षा, एक काल अपेक्षा। क्षेत्र अपेक्षा मतलब जैसे गंगा हिमालय से ओरिजिनेट होती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर बहते बहते बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो ये क्या हुआ, यह क्षेत्र अपेक्षा से बहना हुआ, क्षेत्र अपेक्षा से चेंज हुआ। अब एक होता है काल अपेक्षा से बहना। काल अपेक्षा से बहने को ही कहते हैं पर्यायांतर या अवस्थांतर या रूपांतर। ये सभी पर्यायवाची नाम हैं। तो यहाँ ध्रुव मतलब
पर्यायांतर, ऐसा हमें समझना चाहिए। यहाँ काल की अपेक्षा से बहना यह अर्थ अभिष्ट है। तो इससे क्या फलित होता है कि द्रव्य कभी भी कूटस्थ नहीं बना रहता है, वह निरंतर परिणमन करते रहता है, चेंज करते रहता है। अगर वह एक समय के लिए भी परिणमन ना करे, कूटस्थ बना रहे, तो एक आपत्ति आती है। क्या आपत्ति आएगी? द्रव्य के नाश का प्रसंग बनेगा। कैसे नाश बनेगा, नाश का प्रसंग बनेगा? उदाहरण से देख लीजिए, अगर कोई वाटर, पानी ऐसा ही स्टैग्नेंट पड़ा है तो उसमें क्या होगा? वो सड़ने लगेगा, उसमें जीवोत्पत्ति होगी, वो खराब होगा। इसलिए जो शुद्ध पानी होता है वह हमेशा बहते हुआ होता है। ये लोक में कहावत भी चलती है, बहता पानी और भ्रमता जोगी हमेशा शुद्ध रहते हैं। तो इस अपेक्षा से ही जो वस्तु निरंतर परिणमन करती है वही हमेशा शुद्ध बनी रहती है, उसका ही अस्तित्व बना रहता है। अगर वह एक समय के लिए भी कूटस्थ बनी रही, परिणमन ना करे, तो उसके नाश का प्रसंग आएगा। ठीक है, ये एक बात हो गई अपनी। तो हमने ध्रुव शब्द से देखा कि यह परिणमन का वाचक है। तो एक प्रश्न और उपस्थित होता है, ध्रुव से तो सिर्फ अनित्य अंश को ही मुख्य किया जा रहा है। तो इसमें हमने एक और बात देखी थी कल, सत द्रव्य लक्षणम। क्या कहा? सत द्रव्य लक्षणम। सत मतलब है, सत्ता, एग्जिस्टेंस। वह परिणमन करते हुए भी वैसा का वैसा बना रहता है। इसी को एक इंग्लिश लाइन में ऐसा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। क्या कहा? कोई रिपीट करेगा? परमानेंसी विथ चेंज एंड चेंज विथ परमानेंसी। करेक्ट। नित्य होते हुए परिणमन करना और परिणमन करते हुए जैसे हो वैसे बने रहना, यही जैन दर्शन का मुख्य सिद्धांत है। यह ट्रेडमार्क है और वस्तु का स्वरूप भी ऐसा ही है। इसलिए हमने मुख्यतया से द्रव्य के वे दो अंश देखे थे, एक नित्यांश और एक अनित्यांश। देखिए, नित्यपना मतलब ही त्रिकालपना। त्रिकालपने से हमें क्या समझ में आता है? उसकी ना आदि थी ना अंत है, मतलब ही उसको किसी ने बनाया नहीं है। बनाया नहीं है मतलब ही उसे कोई नाश नहीं कर सकता। न्यूटन का एक लॉ भी है, अ थिंग कैन निदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। थिंग कहो, मैटर कहो, मैटर कैन निदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इट कैन बी जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फेज टू अनदर और वन फॉर्म टू अनदर। यही बात द्रव्य में भी लगती है। और अगर आपको इकोनॉमिक्स में भी थोड़ा झांक कर देखना हो तो इकोनॉमिक्स भी यही कहता है कि प्रोडक्शन मतलब कोई किसी भी वस्तु का जो कहते हैं कि उत्पादन होता है, वह उत्पादन वस्तु का उत्पादन नहीं होता है। प्रोडक्शन इज नॉट क्रिएशन ऑफ मैटर। नो वन कैन क्रिएट मैटर, ओनली वी कैन डू इज add utility to that subject और substance। मतलब क्या कर सकते हैं हम? ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? पर्यायांतर हो सकता है। उस वस्तु का डायरेक्टली दूसरे वस्तु में रूपांतर नहीं हो सकता है, अपने में ही सिर्फ परिणमन चलते रहता है। यही त्रिकालपने से भी हमें समझ में आता है। ठीक है, ये हमारे द्रव्य की चर्चा हो गई जो थोड़ी बची थी। अभी हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमने द्रव्य में एक टर्म देखा था। देखिए, ये सभी प्रश्न है ना, एक सीक्वेंस में आते हैं। विश्व किसे कहते हैं? तो द्रव्यों के समूह को कहते हैं। तो फिर से एक प्रश्न उपस्थित हुआ, द्रव्य, तो द्रव्य यह गुणों का समूह। अब गुण क्या चीज है? तो इसके लिए एक अगला प्रश्न है, गुण किसे कहते हैं? तो हम गुण की परिभाषा देखते हैं। मैं एक मिनट स्क्रीन शेयर करता हूं।
दिखाई दे रही है? हाँ। ओके। तो प्रश्न नंबर 2, गुण किसे कहते हैं? उत्तर, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। फिर से एक बार, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं। अब देखिए, ये परिभाषा को समझने के लिए हमें चतुष्टय क्या होता है यह थोड़ा समझना होगा। वैसे प्रत्येक वस्तु ही चतुष्टयात्मक होती है। चतुष्टय मतलब उसके 4 एस्पेक्ट्स, द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव। फिर से कोई रिपीट करेगा? कौन से चतुष्टय होते हैं 4? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। बहुत बढ़िया। तो प्रत्येक द्रव्य का अपना अपना चतुष्टय होता है, उसी को कहते हैं स्वचतुष्टय। क्या कहते हैं? स्वचतुष्टय कहते हैं। ये प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है? हाँ। ओके। तो हम इस गुण की परिभाषा में अभी यह स्वचतुष्टय कैसे घटित होता है यह देखेंगे। उसके बाद में हम इस गुण की परिभाषा है उसको थोड़ा और गहराई से समझेंगे। देखिए, गुण की परिभाषा क्या देखी थी? जो द्रव्य के, इसमें क्या आ गया? स्वद्रव्य आ गया। संपूर्ण भागों, ऐसा कहकर स्व क्षेत्र आ गया। उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में, ऐसा कहकर स्वकाल आ गया। रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं, ऐसा कहकर स्वभाव आ गया। अब द्रव्य मतलब क्या होता है, ये 4 बातें क्या है इसको भी थोड़ा समझते हैं। द्रव्य मतलब तो अभी हमने देखा था, वो ऑब्जेक्ट, सब्सटेंस, वस्तु। क्षेत्र मतलब होता है प्रदेश, एरिया कह सकते हैं। काल यह परिणमन का वाचक है या अवस्था का वाचक है। और भाव मतलब होता है गुण। ठीक है, तो फिर से एक बार देखते हैं। जो द्रव्य के मतलब स्वद्रव्य कहा, संपूर्ण भागों में मतलब स्वक्षेत्र कहा, उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में मतलब स्वकाल कहा, और रहते हैं ऐसा कहकर स्वभाव कहा। अब देखिए, इसके लिए और 4 शब्द भी आते हैं। सर्व, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा। कौन से 4 शब्द हैं? ये देखो, आपको राइट साइड के कॉलम में दिखाई दे रहे होंगे, मैंने हाईलाइट भी किया है। सर्व, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा। अब ये करस्पॉन्डिंगली लगाना। गुणों की परिभाषा में कैसे घटाएंगे? गुण यह सभी द्रव्यों में पाया जाता है, सर्व द्रव्यों में पाया जाता है। ठीक है, अब प्रत्येक द्रव्य में सर्वत्र पाया जाता है, मतलब जितना द्रव्य है उसके एक एक प्रदेश पर, मतलब द्रव्य ने जितना एरिया कवर किया हुआ है उसके एक एक पॉइंट पर वह गुण पाया जाता है, सर्वत्र पाया जाता है। सर्वथा पाया जाता है मतलब जितनी भी उस द्रव्य की अवस्थाएं हैं, जितने भी उसके फॉर्म्स है या फेजेस हैं, उन सभी में पाया जाता है, सर्वथा पाया जाता है। और सर्वदा पाया जाता है मतलब उसका स्वभाव है हमेशा उसके साथ बने रहते हैं। ठीक है, सर्वदा मतलब होता है सब कुछ देने वाला। सर्व मतलब सब कुछ, दा मतलब देने वाला। ठीक है, अभी इससे ये जो गुण की परिभाषा है इससे अन्य मतियों का खंडन होता है। पहले पूछ लूं, आपको ये विषय तो समझ में आ रहा है जितना अब तक हमने पढ़ा है? ओके ओके।
इस परिभाषा से अन्य मतियों का खंडन होता है। अब पहला जो पार्ट देखा संपूर्ण भागों में, इससे बौद्ध और संपूर्ण अवस्था में, जो संपूर्ण अवस्था में कहा है उससे बौद्ध और वैशेषिक ये दो मतों का खंडन होता है। वैशेषिक क्या मानते हैं, हमने अभी 1-2 दिन पहले देखा था कि द्रव्य, कल ही देखा था, द्रव्य अलग था, गुण अलग था, बाद में वे एक हो गए और फिर द्रव्य का कार्य चालू हो गया। या जैसे कहेंगे कि ज्ञान अलग था, आत्मा अलग था, दोनों एक हो गए, फिर आत्मा जानने लग गया। यह ऐसा वैशेषिक मतों का कहना है। पर गुण की परिभाषा क्या है, वह सर्व अवस्थाओं में पाया जाता है, मतलब त्रिकाल रूप से पाया जाता है। अनादि से गुण द्रव्य के साथ था, द्रव्य गुण के साथ था, वर्तमान में है और अनंत काल तक दोनों साथ साथ रहेंगे। इससे वैशेषिक मतों का यह खंडन हुआ। बौद्ध मत क्या कहते हैं, बौद्ध मत ने मोक्ष की परिभाषा कैसी बनाई है इसके ऊपर जरा विचार करते हैं। वे कहते हैं कि बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष। क्या कहा, बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्ष, मतलब बुद्धि, सुख इत्यादि गुणों के अभाव पूर्वक ही मोक्ष होता है। ये बहुत अटपटी लगती है। बुद्धि मतलब ही ज्ञान, तो ज्ञान के अभाव पूर्वक ही मोक्ष होता है। तो प्रश्न वहां उपस्थित होता है, जब ज्ञान और सुख ये सभी इनका नाश हो गया तो मोक्ष किस काम का। तो वहां तो मोक्ष और संसार में अंतर ही क्या पड़ेगा, सुख कौन भोगेगा, यह शंका उपस्थित की गई और बौद्धों को अयोग्य करार दे दिया गया कि उनकी मान्यता अयोग्य है। बुद्ध्यादि गुणा उच्छेदा मोक्षा मतलब बुद्धि का नाश हो गया, ऐसा वे मानते हैं। पर हमने यहाँ देखा कि संपूर्ण अवस्था में पाया जाता है, इसलिए अनंत काल तक साथ में रहेगा। मोक्ष में जाने के बाद तो साथ में रहेगा ही रहेगा। वह कभी भी एक क्षण के लिए भी, एक समय के लिए भी कभी भी एक दूसरों से जुदा नहीं होंगे। ठीक है, अब ये संपूर्ण अवस्था की बात होगी। देखिए, अब संपूर्ण भागों में इसकी थोड़ी चर्चा करेंगे। कोई मत कहते हैं कि गुण जो है वे द्रव्य के थोड़े बाहर भी जाते हैं, उसको एक्सीड करते हैं। जो द्रव्य की पेरिफेरी है वो उसके बाहर भी चले जाते हैं। जैसा कहते हैं कि ज्ञान जो है वह आत्मा के बाहर भी पाया जाता है। तो प्रश्न यह उपस्थित होगा, तो अगर ज्ञान आत्मा के बाहर पाया जा रहा है तो कोई दूसरा द्रव्य भी चेतन हो जाएगा, वह भी जानने लग जाएगा, तो दोनों में तो समानता हो गई, उनमें अलगता क्या रही। तो यह बात ठीक नहीं है। अगर ऐसा मानेंगे तो दोनों का एक में होने का प्रसंग आएगा। और जो मानते हैं कि ज्ञान यह आत्मा के बाहर है, यह अतिव्याप्ति दोष से दूषित कथन है। अब अतिव्याप्ति यह एक प्रकार का लक्षणाभास है जो आपको थोड़े आगे पढ़ना है। अभी मात्र इतना समझ के लीजिए कि यह योग्य लक्षण नहीं है, यह योग्य इंडिकेटर नहीं है कि ज्ञान आत्मा के बाहर भी जाता है, यह लक्षणाभास है। ठीक है, अभी कोई मानते हैं कि ज्ञान यह किसी विशिष्ट प्रदेश में ही स्थित है। जैसा आज का साइंस मानता है कि ज्ञान सिर्फ यहाँ दिमाग में ही है। तो क्या सिर्फ दिमाग में ही है? तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं। एक सुई ली और किसी के पैर में चुभा दी, तो क्या हुआ, उसने तुरंत रिएक्ट किया या नहीं? तो इसी से सिद्ध होता है कि वहाँ पैर में भी ज्ञान है। ज्ञान संपूर्ण प्रदेशों में है, संपूर्ण भागों में है, वह किसी एक क्षेत्र में या एक पर्टिकुलर पार्ट में नहीं है। ऐसा कहने में कि अगर ऐसा कहेंगे
अगर ऐसा कहा जाए कि कोई गुण किसी विशिष्ट भाग में ही, शरीर के या आत्मा के विशिष्ट प्रदेशों में ही पाया जाता है, तो वहाँ अव्याप्ति दोष का दूषण लगता है। अब यह अव्याप्ति, यह भी एक प्रकार का लक्षणाभास है, ये भी आपको आगे पढ़ना है। अव्याप्ति मतलब वह लक्षण पूर्ण रूप से उस द्रव्य को कवर नहीं कर रहा है। अब बस इतना ही समझ लीजिए। कोई ये भी मानते हैं कि जो श्रद्धा होती है वह हृदय में होती है या मन में होता है। कोई मानते हैं, अरे आपको आवाज तो आ रही है या आपका कुछ विषय छूट गया? ओके, तो हम यहाँ तक आए थे कि हाँ बराबर, अव्याप्ति दोष का दूषण लगता है अगर किसी एक ही प्रदेश में मानेंगे। तो जो यही बात चल रही थी कि कोई पैरों में चारित्र मानता है, श्रद्धा को हृदय के स्थान पर मानता है, तो यह बातें ठीक नहीं हैं। ये योग्य लक्षण नहीं बनाए गए हैं। जो गुण होते हैं वे संपूर्ण अवस्था में ही होते हैं। इसको हम थोड़े उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देखिए, शक्कर है। देखिए, अपन थोड़ा इसी के उधर जाते हैं, इसी स्लाइड के ऊपर। अपन पहले थोड़े नाम भी देख लेते हैं, फिर उदाहरण भी देखने ही हैं। गुण के और क्या क्या नाम है? धर्म, स्वभाव, कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, एट्रीब्यूट्स, क्वालिटीज, वैभव, संपत्ति, अन्वय के विशेषण, ऐसे बहुत सारे गुण के नाम होते हैं। अब गुण मतलब यहाँ अंक नहीं समझना। जो कहते हैं कि तुम्हें परीक्षा में कितने गुण मिले, तो गुण मतलब कितने मार्क्स मिले, तो मार्क्स यहाँ यह अर्थ नहीं समझना है। यहाँ गुण मतलब उस द्रव्य के कैरेक्टरिस्टिक्स, प्रॉपर्टीज, उसकी क्वालिटीज क्या क्या है, यह गुण का अभिप्रेत अर्थ है। अब उदाहरण की तरफ बढ़ते हैं। अब तसल्ली से उदाहरण की चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर उदाहरण है, खारापन यह नमक का गुण, स्वभाव या धर्म है। अब खारापन जो है यह नमक के संपूर्ण भागों में पाया जाता है, उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है, इसलिए तो वह नमक नामक द्रव्य का गुण कहलाता है। ऐसा नहीं कभी हो सकता कि किसी काल में कि 10 साल पहले नमक खारा नहीं था, नमक मीठा था और आज अचानक से खारा हो गया। नहीं, त्रिकाल से ही सर्व अवस्थाओं में नमक हमें खारा ही मिलेगा। और सर्व भागों, संपूर्ण भागों में मतलब नमक के एक एक रोम रोम पर, कण कण पर हमें खारेपन का अनुभव होगा ही होगा। एक और उदाहरण ले लीजिए, सोने का उदाहरण। ये तो आचार्यों का बहुत ही फेमस उदाहरण है। सोना यह द्रव्य है, उसमें पीलापन, चमकीलापन इत्यादि गुण मिलते हैं। तो ये गुण उसके एक एक प्रदेश पर, एक एक भाग पर हमें उसका चमकीलापन या पीलापन दिखाई देता है। ऐसा नहीं होगा कि बस जो जो सेंट्रल पार्ट है या किसी पेरिफेरल पार्ट है वहाँ ही सिर्फ चमकीलापन होगा। ऐसा नहीं है, संपूर्ण भागों में होगा और संपूर्ण अवस्थाओं में होगा। संपूर्ण अवस्था कहकर मुकुट हो, सोना हो, उसी मुकुट का हमने कंगन बनाया, कंगन का हमने फिर हार बनाया, हार का हमने ब्रेसलेट बनाया, ब्रेसलेट की अंगूठी बनाई। तो ये जो सोने की उस द्रव्य की अवस्थाएं हैं, ये उसकी जो पर्याय हैं, उन सभी पर्यायों में यद्यपि वे पर्याय बदल रही है, फिर भी वह चमकीलापन उन सभी गहनों में, उस अवस्थाओं में दिखाई दे रहा है। इससे यह सिद्ध हुआ कि चमकीलापन या सोना, पीलापन यह सोने का गुण है। ठीक है। अब हम आत्मा, ये तो हमने पुद्गलों की चर्चा की, ये तो
पुद्गल है ना, नमक कहो या सोना कहो, ये तो पुद्गल में आते हैं। अब हम आत्मा या जीव के ऊपर घटित करते हैं। ज्ञान यह अभी जस्ट हमने चर्चा की, ज्ञान यह आत्मा के संपूर्ण भागों में पाया जाता है, संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाता है। ऐसा नहीं है कि आत्मा कभी अज्ञानी हो गया था या बाद में कभी अज्ञानी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। ज्ञान तो त्रिकाल बना रहेगा और हर एक प्रदेश में बना रहेगा। इसलिए प्रवचन सार की एक गाथा ही है, आदानाणपमाणम, उसका पहला ही टर्म है आदानाणपमाणम। यह आत्म ज्ञान प्रमाण है। क्या कहा? यह आत्मा ज्ञान प्रमाण है, मतलब जितना आत्मा उतना ज्ञान। अगर आत्मा थोड़ा संकुचित हो जाए तो ज्ञान भी उतना ही हो जाएगा। अगर आत्मा ने थोड़ा विशाल रूप धारण कर लिया, ये जैसे आप बताते हैं ना प्रवचन सार और ये, तो प्लीज गाथा नंबर भी बता दिया करें, क्या नहीं संभव नहीं है? बताएंगे ना, तो गाथा नंबर 23 है इसमें। अच्छा, ओके, ठीक है, हम बाद में भी पढ़ पाएंगे ना। ओके, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि गाथा नंबर भी बता दूं। तो कल पंचास्ती का संग्रह की थी, तो उसका मुझे एक बार देखना पड़ेगा, तो मैं आपको कल कंफर्म कर दूंगा उसका। ये प्रवचन सार की ये 23वीं गाथा है। ठीक है, तो हम यहाँ थे कि ज्ञान यह आदानाणपमाणम, मतलब जितना आत्मा उतना ज्ञान। आत्मा बड़ा हो जाए, विशाल हो जाए या संकुचित हो जाए, छोटा हो जाए, ज्ञान भी वैसा ही संकुचित विस्तार संकुचित होगा या विस्तार को प्राप्त होगा। ऐसा ही हरेक द्रव्य में लगा लेना। जितना बड़ा द्रव्य है उतना बड़ा, मतलब उतने प्रदेश में उसके गुण पाए जाएंगे। अगर मान लीजिए कि बहुत कैसा कहें, अभी 1 मीटर बाय 1 मीटर बाय 1 मीटर का कोई सोने का ब्लॉक है, सोने का क्यूब है, तो एक एक प्रदेश पर उस हाइट पे, लेंथ पे, विड्थ पे हमें वह चमकीलापन या सोनापन दिखाई देगा। अगर उसे मेल्ट भी कर दिया जाए या छोटा भी कर दिया जाए, उसके हिस्से भी कर दिए जाए, तो उतने पार्ट में भी हमें वे गुण मिलेंगे ही मिलेंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आई, तो हम आगे बढ़ते हैं। कोई मुझे एक बार फिर से अपनी जो गुण की परिभाषा है उसमें चतुष्टय घटित करके दिखाएगा क्या? जी मैं बताऊं? जी बराबर, आइए, बढ़िए, आगे बढ़िए। द्रव्य के संपूर्ण भागों और उसकी संपूर्ण अवस्थाओं में जो रहता है वो गुण है। तो यहाँ पर जो द्रव्य हुआ वो तो सब द्रव्य हुआ, और संपूर्ण भाग सब क्षेत्र हुए, और संपूर्ण अवस्था सब काल हुए, और रहता है सब भाव हुआ। बहुत बढ़िया। फिर इसको आपने सब द्रव्य क्या हुआ? सर्व, सब क्षेत्र, सर्वत्र, सब काल, सर्वथा, है ना? एकदम बराबर, एकदम बराबर। सर्व द्रव्यों में पाया जाता है। सर्व द्रव्य के मतलब सर्व द्रव्य में पाया जाता है, और प्रत्येक द्रव्य में सर्वत्र पाया जाता है, सर्वथा पाया जाता है, और सर्वदा रहता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। तो अभी हम एक विषय की तरफ बढ़ेंगे कि गुण और द्रव्य में क्या संबंध है। व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कैरेक्टरिस्टिक एंड इट्स ऑब्जेक्ट। तो 4 प्रकार के संबंध हम देखने वाले हैं। एक तो हमने कल ही देखा था, नित्य तादात्म्य संबंध। क्या देखा है? नित्य तादात्म्य संबंध। गुण और द्रव्य ये अविनाभावी होते हैं, ये हमेशा एक साथ पाए जाते हैं, एक रूप होते हैं। ठीक है, इसी को अविनाभाव संबंध भी कहते हैं।
हमने कल और भी 3 संबंध देखे थे, पर जो विश्व में जो समूह शब्द आया है, विश्व की परिभाषा में जो समूह शब्द आया है, वह कौन सा संबंध है? कोई बताएगा? ऋचा दीदी आप बताओगी? संयोग है क्या? एकदम बराबर, संयोग संबंध है उसमें। तो जैसा कि अनेक, उसके लिए उदाहरण भी ऐसे आते हैं कि एक ही कमरे में बहुत सारे बल्ब लगा दिए और सबको चालू कर दिया, तो जिस प्रकार सभी प्रकाश, सभी की लाइट एक में पेनिट्रेट होती है, पर फिर भी वे अपने अपने बल्ब की होती है। अगर एक को बंद कर दिया जाए तो बस उसी बल्ब की लाइट का अभाव होगा, बाकी लाइट्स का अभाव या बाकी प्रकाश का अभाव नहीं होगा। वे संयोग संबंध के, उनमें संयोग संबंध पाया जाता है। ठीक है, अभी अपन आते हैं द्रव्य और गुण के दूसरे नंबर के संबंध की तरफ, अंश अंशी संबंध। कैसा है अंश अंशी संबंध? अगर एक गुण की तरफ से देखा जाए तो वह गुण द्रव्य का अंश है, इट इज अ पार्ट ऑफ दैट सब्सटेंस और ऑब्जेक्ट। जैसे हम एक उदाहरण के, मोटा एक स्थूल उदाहरण है, यह शरीर एक अखंड है और हाथ उसका अंश है। अगर हाथ में भी देखना हो तो बस ये एक उंगली, हाथ का यह उंगली अंश है। उंगली में भी देखना हो तो ये जो 3 हिस्से हैं, ये 3 हिस्से उसका अंश है। तो ऐसा अंश अंश अंश, तो अंश मतलब होता है पार्ट। हाथ यह अंश हो गया, शरीर यह अंशी हो गया। मतलब ही गुण यह अंश है, द्रव्य यह अंशी है। यहाँ हाथ और शरीर ये गुण द्रव्य नहीं लगेंगे, पर एक स्थूल उदाहरण के रूप में दिया। ऐसे ही एक और उदाहरण ले लीजिए, मिठास यह एक गुण है जो कि शक्कर नामक द्रव्य का अंश है, इसलिए शक्कर यह अंशी कहलाएगा। ठीक है, यह अंश अंशी संबंध हो गया। अब तीसरा नंबर का है विशेषण विशेष्य संबंध। जैसे मान लीजिए हमने कहा खट्टा नींबू, आपका माइक चालू है शायद से। ठीक, हमने कहा खट्टा नींबू, तो खट्टा यह विशेषण और नींबू यह हो गया द्रव्य, मतलब ही विशेष्य। विशेषण विशेष्य संबंध। इसलिए हमने अभी जस्ट थोड़े टाइम पहले एक गुण का अर्थ देखा था, अन्वय का विशेषण। द्रव्य को हमने कल एक शब्द देखा था अन्वय, और अन्वय का विशेषण स्वगुण। बात समझ में आई? यह अन्वय का विशेषण, यह शब्द भी प्रवचन सार की 80वीं गाथा की टीका में आया हुआ है। ठीक है, यह विशेषण विशेष्य संबंध हो गया। और अगला है आधार आधेय संबंध। गुण यह आधेय होता है, द्रव्य यह उस द्रव्य गुण का आधार होता है, सपोर्ट होता है, और सपोर्ट उस आधार के आश्रय से रहने वाला गुण होता है, द्रव्य के आश्रय से रहने वाला गुण होता है। ठीक है, इसलिए एक सूत्र भी है तत्वार्थ सूत्र में 5वें अध्याय में, द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। तो वहाँ एक फिर से एक और जानकारी के लिए बता दूं, गुण को निर्गुण क्यों कहा? गुण को निर्गुण को क्या देखिए, दुर्गुण नहीं कहा है, निर्गुण कहा है। तो यहाँ जो सूत्र है उसमें निर्गुण मतलब है कि वह गुण अपने आप से रहता है, वह किसी दूसरे गुण के आधार से नहीं रहता है, वह रहता है तो द्रव्य के आधार से रहता है। जैसे ज्ञान यह आत्मा नामक जीव नामक द्रव्य के आधार से रहता है,
ज्ञान नामक गुण दर्शन नामक गुण के आधार से नहीं रहता है, इसलिए इस अपेक्षा से प्रत्येक गुण निर्गुण है, क्योंकि वह सिर्फ द्रव्य के आश्रय से रहता है और दूसरे गुण के आश्रय से नहीं रहता है। ठीक है, यह अपना आधार आधेय संबंध हो गया। इतना समझ में आ गया है, तो अब मुझे आप में से कोई एक उदाहरण, प्रत्येक संबंध के लिए एक एक उदाहरण देगा क्या? जैसे तादात्म्य संबंध का मुझे थोड़ी संबंध में थोड़ा सा डाउट है। बाकी का अंश अंशी का अगर मैं कहूँ तो जैसे कि हमारा जो है, हमारा फेस जो हो गया वो अंश हो गया और आगे अंशित हो गई। तो उसके बाद विशेषण विशेष में अपन कह सकते हैं कि एक मिनट दीदी, एक मिनट दीदी, आपने क्या कहा अभी? फिर से एक बार रिपीट करो ना। जो फेस है वो हो गया अंशी और जो आगे हो गई वो अंश हो गई। बहुत बढ़िया। और विशेषण विशेष में कह सकते हैं कि जैसे जो बर्फ होती है वो विशेष हो गया और उसका ठंडापन विशेषण हो गई। बहुत बढ़िया। और आधार मतलब आधे आधार हम कह सकते हैं कि जैसे एक बिल्डिंग होती है तो जो उसका बेसमेंट होता है वो उसका आधार हो गया और बिल्डिंग आधे हो गई, मतलब ऐसा कुछ। इसमें थोड़ा घटित नहीं होगा, क्योंकि बेसमेंट और बिल्डिंग ये द्रव्य गुण नहीं है। तो यहाँ हमें जैसे आप ले लीजिए कि पुद्गल ले लीजिए, पुद्गल यह द्रव्य हो गया और उसका स्पर्श नामक गुण यह उसका आधेय हो गया। पुद्गल नामक द्रव्य यह आधार और स्पर्श नामक गुण उसका आधेय। ठीक है। और एक और बात, यहाँ जो हमने हाथ और शरीर का उदाहरण लिया है, हाथ और शरीर का जो उदाहरण लिया है वह ठीक रूप से गुण द्रव्य में नहीं बैठता है, क्योंकि हाथ यह भी पुद्गल है और शरीर यह भी पुद्गल ही है। अगर लगाना हो तो हमने जो अभी लगाया कि पुद्गल यह द्रव्य और स्पर्श रस गंध वर्ण ये गुण उसके अंश होंगे और द्रव्य यह अंशी होगा, तो ऐसा लगाएंगे। और आपको जो अग्नि और उष्णता को आधार आधेय में ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। तो चारों संबंध लगेंगे, अग्नि और उष्णता। देखिए, प्रत्येक गुण में ये चारों संबंध लगेंगे, प्रत्येक गुण और उसका द्रव्य, इसमें ये चारों संबंध घटित होते हैं। नित्य तादात्म्य संबंध कैसे घटित होगा? अग्नि और उष्णता ये हमेशा एक साथ ही पाए जाएंगे। जहां जहां उष्णता वहां वहां अग्नि, जहां उष्णता नहीं वहां अग्नि नहीं। ऐसा ही उल्टा भी लगा सकते हैं। ये अंश और जैसे बीज और वृक्ष ले सकते हैं क्या? पेड़ और वृक्ष, बीज और वृक्ष ये एकार्थ। पेड़ और वृक्ष नहीं, देखिए वही तो मैं कह रहा हूँ कि बीज है तो हाँ, तो प्रकट होगा ना वृक्ष। हाँ, अंश और अंशी में ले सकते हैं क्या इसको? वैसे हाँ ले सकते हैं, बराबर ले सकते हैं। पत्ता और पेड़ ऐसा ले सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, ये अपने चार संबंध की चर्चा हो गई। मैं आशा रखता हूं कि आपको ये विषय समझ में आ गया होगा। अब एक एकदम छोटा सा टॉपिक बचा है, उसको कवर करते हैं और फिर हमारा गुण का टॉपिक आज पूरा हो जाएगा। देखिए, जो द्रव्य गुण पर्याय है उसी में ही ये चार चतुष्टय इंक्लूड हो जाते हैं। द्रव्य में तो द्रव्य आ ही जाता है, पर्याय में काल नामक चतुष्टय आ जाता है और गुण में क्षेत्र और भाव आ जाते हैं। क्षेत्र और भाव गर्भित हो जाते हैं। भाव का तो हमने पहले ही समझ लिया था कि वो जो परिभाषा का लास्ट टर्म है रहते हैं उन्हें गुण कहते हैं, वो इसलिए भाव उस गुण में आ जाएगा। प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्षेत्र को गुणों में क्यों गर्भित किया। तो देखिए इसका
हाँ, तो गुण जो होते हैं वे फैले हुए होते हैं, सहभावी होते हैं, और क्षेत्र के प्रदेश भी फैले हुए रहते हैं, इसलिए क्षेत्र को गुण में गर्भित किया। फिर एक प्रश्न और उपस्थित होता है, गुण में क्षेत्र को क्यों गर्भित किया? क्षेत्र में गुण को इंक्लूड कर सकते थे। तो ऐसा बताते हैं कि गुण यह द्रव्य का परिचायक होता है, क्षेत्र यह किसी द्रव्य का परिचायक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि आगे हमें देखना है कि प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई प्रदेश है, उसमें प्रदेशत्व नामक गुण है, इसलिए प्रत्येक द्रव्य का प्रदेश तो उसका कोई ना कोई आकार तो हमें मिलेगा ही। और गुण का ऐसा है कि गुण यह द्रव्य के साथ में ही बने रहेंगे, उसके प्रदेश कम ज्यादा भी हो तो उससे गुण पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्षेत्र पे जरूर फर्क पड़ता है, इसलिए गुण में क्षेत्र को गर्भित किया। ठीक है, ये दो कारण है कि गुण में क्षेत्र और भाव को क्यों गर्भित किया। अगर उदाहरण से भी इसे समझना है तो देखिए, समझ लीजिए, ज्ञान यह आत्मा का गुण है और आत्मा के प्रदेश है असंख्यात प्रदेश। तो आत्मा के प्रदेश अगर संख्यात भी हो जाए या वह अनंत प्रदेशी भी हो जाए तो भी उसके सुख में या ज्ञान में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, इसलिए गुण में क्षेत्र को गर्भित किया है। ठीक है, ये हमारा आज हमने गुण की चर्चा की, हमने गुण की परिभाषा देखी, उसमें चतुष्टय कैसे घटित होते हैं यह देखा, उसके 4 रिलेटेड शब्द देखे, सर्व, सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा। उसके बाद हमने कुछ उदाहरण भी देखे और अंत में हमने जो द्रव्य और गुण है उनमें किस प्रकार का संबंध पाया जाता है यह भी जानने की कोशिश की। तो 4 प्रकार के संबंध होते हैं, नित्य तादात्म्य संबंध, अंश अंशी संबंध, विशेषण विशेष्य संबंध और आधेय आधार संबंध। ये 4 संबंध गुण और द्रव्य में रिस्पेक्टिवली लगाना। हाँ, अगर उल्टा करेंगे तो पूरा अर्थ ही बिगड़ जाएगा, अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। तो अगर ऐसा कोई कहे कि गुण और द्रव्य में अंशी अंश संबंध है तो यह पूरी तरह से गलत बात होगी, क्योंकि गुण यह अंश होता है, द्रव्य यह अंशी होता है। ठीक है, तो ये हमारी गुण की चर्चा हो गई। आपको अगर कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछ सकते हैं। वैसे मैं समझता हूँ कि आप जो पंडित जी के प्रवचन है, पंडित सचिन जी के, वे प्रवचन भी सुन रहे होंगे, क्योंकि इस सभी बातों का ये जो मैटर आया है इसका अधिकांश श्रेय उन्हीं को जाता है। ये बस हमने उसको थोड़ा कॉम्प्रेस करके थोड़ा एक डिलीवर करने की कोशिश की है। तो लिंक नहीं है पंडित जी के प्रवचन का? शायद से भेज दिया है ग्रुप पर, अगर नहीं भेजा है तो मैं फिर से भेज दूंगा उन प्रवचनों का। आप उन्हें भी सुनते रहिए, वहाँ एकदम डिटेल में यह विषय खोला गया है। अगर यहाँ पर एकदम मुख्य जो अभी जानने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इस विषय से जुड़े हुए हैं, इसलिए एकदम क्रीम पार्ट देने की कोशिश की है। जो विषय समझ में आ रहा है वह आप सबकी योग्यता ही है, हम तो बस उसमें निमित्त हैं। अगर आपको कोई प्रश्न है तो आप पूछिए। सचिन जी का ना 1 सेकंड बस, मैं एक बात कही, बहुत वाइड है वो, मतलब हम समझते पता ही नहीं चलता कहाँ निकल गए। अच्छा, बहुत डिटेल में लिया है क्या? हाँ, बहुत डिटेल में लिया है उन्होंने, इसलिए उस आप पॉइंट है, हमारी बुद्धि सूक्ष्म है, नहीं है शास्त्रों का, तो आपकी बात ज्यादा अच्छी। देखिए, हमने भी उन्हीं का सुना है, तो ठीक। अब जैसे जिसकी योग्यता होती है वैसे वे समझते हैं, इसमें कोई बुरी या अच्छी मानने की बात नहीं है। फिर भी आप उन्हें ज़रूर सुनते रहिए, तो उसमें भी अगर कोई प्रश्न होगा तो हम समय सापेक्ष जरूर चर्चा करेंगे। ठीक है।